हेलो एवरीवन। वेलकम टू एजुकेशन प्लेयर बाय ज्योति। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं सेटेट की तैयारी करवा रही हूँ, जिसके लिए मैं कल स्ट्रेटजी शेयर की थी कि आने वाले सेटेट दिसंबर के लिए क्या प्रिपरेशन रहेगा, क्या प्लानिंग की हूँ मैं, कैसे कोर्स कंप्लीट होगा। और मैं ये भी बोली थी कि जो आपका एग्ज़ाम है वो दिसंबर महीने में हो जाएगा, जिसके लिए आपके पास 3 मंथ्स का टाइम है। और मैं एग्ज़ाम के 15 दिन पहले पेपर आपका जो कोर्स है वो कंप्लीट करवा दूँगी। आज ये क्लास फर्स्ट है। अगर आप स्ट्रेटजी जो है वाला वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसको जाके देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें पूरी प्लानिंग है। आप सभी देख लीजिएगा कैसे क्या होना है क्लास। और ये क्लास फर्स्ट है आज, और इसको मैं बिल्कुल जीरो से लेके शुरू कर रही हूँ, क्योंकि हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट नए हों जो बिल्कुल भी जिनको पता ना हो और वो तैयारी करना चाह रहे हों। तो ये क्लास फर्स्ट है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूँगी मैं। और इसमें सिलेबस बताऊँगी आपको। मैं पहले बता दूँ इसमें क्या क्या रहेगा। इसमें मैं दोनों जो होता है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का सिलेबस बताऊंगी, और खास करके सीडीपी का चैप्टर वाइज बताऊंगी, क्योंकि मैं आपको कल बोली थी कि सबसे पहले यहाँ पे जो क्लासें होंगी पेपर 2 के लिए, जो क्लासें होंगी उसमें सीडीपी चलेगा और साइंस चलेगा। सीडीपी रहेगा और क्या रहेगा, प्लस साइंस रहेगा। ये दो चीज़ें चलेंगी। और पेपर 1 के लिए सीडीपी रहेगा, क्योंकि आपको पता है पेपर 1 पेपर 2 दोनों का जो सीडीपी का सिलेबस है वो सेम है। सिर्फ इसमें लेवल का डिफरेंस है, बाकी जो टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स हैं, सब कुछ सेम है। इस वीडियो में मैं आपको सिलेबस बताऊंगी। अगर आप नए हैं तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि कैसे क्या सिलेबस है। सीडीपी का सिलेबस चैप्टर वाइज बताऊंगी, और फिर कुछ क्वेश्चंस भी लेके आई हूँ जिनको हम देखेंगे और जानेंगे क्या हमें पढ़ना है, क्या छोड़ना है। अगर हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसे किस लेवल पे पढ़ना है, और क्या चीज़ें उसमें से छोड़नी है, कहाँ तक की तैयारी करनी है। जो अभी 7 जुलाई को आपका एग्ज़ाम हुआ था उसमें सीडीपी वाला पोर्शन मैं लेके आई हूँ, क्योंकि पहले यहाँ पे क्लासें जो शुरू होंगी सीडीपी की ही क्लासें शुरू होंगी। आपको ये भी पता होगा कि एग्ज़ाम को पास करने के लिए सबसे ज़्यादा वेटेज सीडीपी का होता है, क्योंकि हर सब्जेक्ट में भी जो मनोविज्ञान पूछा जाता है वो अप्रॉक्स सीडीपी से ही रिलेटेड होता है। अगर सीडीपी के बारे में आपके पास डीप नॉलेज हो गया तो जो हर सब्जेक्ट में 15 नंबर का पेडागोजी आता है उसको भी आप कर पाएंगे। चलिए मैं आपको बताती हूँ पेपर 1 का, फिर पेपर 2 का भी बताऊँगी। इसमें देखिए पेपर 1 है जो इसमें निगेटिव, आपको पता ही होगा कि सीटेट में निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। और ये 5 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसमें पहला जो सब्जेक्ट है वो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, इसे हिंदी में बोलते हैं बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। फिर इसमें 2 लैंग्वेज चूज करना होता है, एक फर्स्ट एक सेकंड। लैंग्वेज फर्स्ट में वही लैंग्वेज रखिएगा जो आपको ज़्यादा आती हो, लैंग्वेज सेकंड में जो आपको लैंग्वेज कम आती हो उसको रख लीजिएगा। इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट हिंदी लेते हैं लैंग्वेज फर्स्ट में, और लैंग्वेज सेकंड में इंग्लिश लेते हैं और संस्कृत लेते हैं। यहाँ पे संस्कृत लेते हैं। हाँ, मैं कल ये कहना भूल गई थी कि अगर आपको ज़रूरत होगी, आप सभी मतलब डिमांड करेंगे, तो मैं संस्कृत की भी कुछ 2 4 10 क्लासें लेके आऊँगी, जो पास कराने भर का काफ़ी रहेगा, क्योंकि मुझे संस्कृत बहुत ज़्यादा नहीं आती है। लेकिन इतना है कि जितना मैं बताऊँगी उसमें उतना अगर आप पढ़ लेंगे तो पास हो जाएंगे। अगर आप सभी डिमांड करेंगे मैं संस्कृत की भी क्लासें लेके आऊँगी। तो इसमें हिंदी इंग्लिश संस्कृत, इसमें से कोई आपको लैंग्वेज 2 लैंग्वेज चूज़ करना होता है। और भी लैंग्वेज होते हैं जो दूर दराज के हैं, मान लीजिए असम है, ये सब मेघालय है, अलग अलग लैंग्वेज होते हैं। तो इसमें से लैंग्वेज चूज़ करना है, लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड। फिर होता है मैथमेटिक्स, 30 नंबर का सारे होते हैं, ये भी 30 नंबर का, ये भी 30 नंबर का, 30 नंबर का 30 क्वेश्चन ऐसे होता है। फिर फिफ्थ वाले पार्ट में इन्वायरमेंटल स्टडीज़ आता है, 30 नंबर का ये भी होता है। और 2.5 घंटे में आपका पेपर होता है, 2.5 आवर में आपका एग्ज़ाम होता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। पासिंग मार्क के लिए आपको बता दूँ, जो पासिंग मार्क होता है वो अगर कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो 82 है। लेकिन इसमें कंडीशन है कि अगर आप अपने स्टेट में ही फॉर्म भरना चाहते हैं तभी ये 82 एलिजिबल होंगे, नहीं तो आपको 90 नंबर चाहिए। और जनरल के लिए अपना स्टेट हो या कोई भी हो, इनको 90 नंबर ही चाहिए। ये हो गया पेपर 1 का। फिर मैं आपको पेपर 2 के लिए बताती हूँ। फिर इसके बाद डिटेल सिलेबस सीडीपी का देखेंगे, फिर कुछ क्वेश्चन देखेंगे क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। ये रहा पेपर 2 का सिलेबस। इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगी, आपके एग्ज़ाम तक ये काम में आएगा। पूरा डिटेल सिलेबस है इसमें ऐड, और सीडीपी का एक एक चैप्टर वाइज है, प्लस कुछ क्वेश्चंस भी हैं। 7 जुलाई के सीडीपी के सारे क्वेश्चन हैं, 30 पेपर 2 के, 30 पेपर 1 के। पेपर 2 का सिलेबस है, ये देखते हैं।
इसमें पहला वाला पोर्शन यही है, CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इसमें चैप्टर वाइज भी डिफरेंस नहीं है, पेपर 1 पेपर 2 में दोनों सेम है, बस लेवल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसमें भी लैंग्वेज चूज़ करना होता है, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकेंड। और मैथमेटिक्स इसमें देखिए ये वाले भी ऑप्शन इसमें ऑप्शनल ही होते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स साइंस ये सब मतलब BSc किए हैं तो आप क्या लेंगे, मैथमेटिक्स और साइंस वाला पोर्शन लेंगे। लेकिन अगर आप BA किए हैं और ये हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, ज्योग्राफी, ये सब सारे सब्जेक्ट हैं तो आप सोशल स्टडी जिसको बोलते हैं या SST ये वाला पोर्शन लेंगे। इसमें देखिए 30 नंबर का इससे पूछा जाएगा, CDP से। इसमें भी लैंग्वेज का वही वेटेज है 30-30। और इसमें जो ये वाला पोर्शन है ऑप्शनल में, या तो आप ये लीजिए या तो आप ये लीजिए, और है बीच में। इसमें 60 नंबर का अगर आप मैथ साइंस लेते हैं तो 30 नंबर का मैथ यहाँ पे पूछा जाएगा, 30 नंबर का साइंस पूछा जाएगा। और अगर आप SST लेते हैं तो वही है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल सब कुछ मिला के 60 नंबर का पूछा जाएगा। ये भी 150 मार्क्स का होता है। इसमें भी 2.5 आवर जो है लगते हैं, दिया जाता है मतलब एग्ज़ाम के लिए टाइमिंग। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इसमें भी, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी इसमें नहीं होती है। यही हो गया इसका सिलेबस पेपर 2 का। अब चलिए देखते हैं CDP का डिटेल सिलेबस क्या है, क्योंकि हम पहले स्टार्ट करेंगे CDP। ये देखिए इसमें मैं दे दी हूँ CDP के लिए, पहले पेपर 1 का है, इसके जस्ट नीचे पेपर 2 का है, बाल विकास 15 नंबर का। इसमें देखिए क्या क्या चैप्टर पढ़ना है, ये चैप्टर देख लीजिए। विकास की अवधारणा, और ये बच्चे के विकास के सिद्धांत, अनुवांशिकता है, और पर्यावरण है, समाजीकरण, सोशलाइजेशन जिसे बोलते हैं, ये साइंटिस्ट वगैरह हैं जिनसे क्वेश्चन बनेगा। ये देखिए कि चैप्टर वाइज मैं दे दी हूँ। और इसके बाद आता है 15 नंबर, इन सब से पूछा जाएगा। फिर जो इंक्लूसिव एजुकेशन होता है, समावेशी शिक्षा, इससे 5 नंबर का पूछा जाएगा। अभी आप कंपेयर करिएगा, पेपर 2 से बिल्कुल सेम है, एक एक वर्ड सेम है। ये देखिए फिर सीखना और शिक्षा शास्त्र, ये 10 नंबर का, बस ये इतना सिलेबस है इसका। फिर आ गया पेपर 2। पेपर 2 में भी देखिए बाल विकास 15 नंबर का, वहाँ भी देखे होंगे, पहले बाल विकास ही था, वहाँ भी देखिए यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम वगैरह दिया था। ये देखिए सेम है बिल्कुल, बस लेवल में डिफरेंस है। इसलिए मैं चैप्टर वाइज दे दी हूँ ताकि आप इससे बाहर ना पढ़ें, लेकिन इन टॉपिक को डिटेल में पढ़ डालें। इससे बाहर इधर उधर पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। जितने देर में आप टाइम वेस्ट करेंगे उतने देर में इन चैप्टर्स को बिल्कुल डिटेल में पढ़िए, डीप नॉलेज लीजिए। क्योंकि अभी मैं क्वेश्चन दिखाती हूँ कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। कोई रट के तो पास हो ही नहीं सकता हर हाल में, जब तक कि एक एक वर्ड जैसे हो, त्रुटियाँ दे दिया ना तो इसका आपको मीनिंग समझना होगा। ये वर्ड तो छोटा है लेकिन मीनिंग इसका समझना होगा क्या होता है। अनुभूति दे दिया तो इसका मीनिंग समझना होगा, अनुभूति क्या चीज़ है। जब तक आप इतना नॉलेज नहीं लेंगे तब तक आप एग्ज़ाम पास नहीं कर पाएंगे। चलिए मैं क्वेश्चन दिखाती हूँ, आंसर नहीं होगा, बस क्वेश्चन दिखाऊंगी मैं कि कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ताकि आप समझ पाएँ कि किस लेवल में पढ़ाई करनी है। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इसमें क्वेश्चन देखते हैं। ये 7 जुलाई को पूछा गया क्वेश्चन है सब। जब भी आप तैयारी स्टार्ट करें उससे पहले क्वेश्चन पेपर जरूर देखा करिए, क्योंकि आप बुक उठाए कुछ भी पढ़ते चले जा रहे हैं, टाइम भी वेस्ट हो रहा है और काम की चीज़ें भी नहीं पढ़ रहे हैं। इससे अच्छा है कि आप क्वेश्चन देखें, लेवल देखें, कैसे समझना है, ये सब चीज़ें आपको क्वेश्चन से ही पता चलेगा। इसलिए मैं बिल्कुल पढ़ाने से पहले ये सब चीज़ें करवा रही हूँ। अभी मैं CDP के लिए करवा रही हूँ, फिर मैं साइंस के लिए करवाऊँगी। जैसे जैसे मैं लाती जाऊँगी, पहला क्लास मेरा यही होगा कि आप समझिए क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। और मैं खुद ऐसे पढ़ाती हूँ कि प्रीवियस ईयर मैं अक्सर देखा करती हूँ पढ़ाने से पहले, ताकि उन चीज़ों से हट के ना जाए। प्रीवियस ईयर प्लस सिलेबस, इन चीज़ों को ही दिमाग में रख के चला करिए। ये 2 चीज़ें ऐसी होती हैं कि वीक में हर मतलब एक दिन ज़रूर देखना चाहिए। चलिए देखते हैं। छात्रों के विविध समूहों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण, अब ये जो होता है ना सामाजिक सांस्कृतिक शिक्षण, ये सब चीज़ें देखिए मानकीकृत है, सुविचारित है। अब आपको पता होना चाहिए सुविचारित का क्या मतलब, अनुकूलित शिक्षण विधि क्या है, विभेदित शिक्षण विधि क्या है, मानकीकृत क्या है। ये सब चीज़ें जब आप जानेंगे तभी इसका आंसर दे पाएंगे। देखिए रटने वाले क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आते इसमें। देखिए एक शिक्षिका खुद से पूछती है, मैं ऐसे अनुभव प्रदान कर सकती हूँ जिसमें छात्रों को पर्यावरण समझ, वही सोशलाइजेशन से आया ये सब क्वेश्चन। स्कीमा देखिए, वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनकी वर्गीकरण के स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता, वह छात्रा में से किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश करें। देखिए इसमें से आपको कैसे पता चल रहा है, PYQ देखने के लिए इसीलिए मैं बोलती हूँ कि PYQ देखिए, क्वेश्चन आंसर किए, आगे बढ़ गए, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। अब देख रहे हैं ना, इससे आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या पढ़ना है। अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता क्या है, शारीरिक गति संवेदी बुद्धिमत्ता क्या है, प्राकृतिक बुद्धिमत्ता क्या है, भाषाई बुद्धिमत्ता क्या है। ये सब चीज़ें आपको इससे पता चल रहा है, इस क्वेश्चन को देखने से पता चल रहा है कि हाँ हमें ये सब चीज़ें पढ़नी है।
फिर देखिए कथन कारण वाले ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच बहस, चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। ये कथन अभिकथन दे दिया। कारण, ज्ञान उत्पादन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, नेगेटिव टैग वर्ड है। सामूहिक गतिविधि, देखिए अब ये सब चीज़ों के बारे में आप पढ़ेंगे, डिटेल नॉलेज होगा तभी आप यहाँ पे क्या है, रट के नहीं आंसर दिया जा सकता है। जब आपको पता होगा सामूहिक गतिविधि अच्छी चीज़ है कि बुरी चीज़ है, और बच्चों के बीच में कैसे कैसे बच्चों को पढ़ाना है, समूह में बहस करके, चर्चा करके, प्रोत्साहन दे के, तभी आपको पता चल पाएगा हाँ इसका आंसर क्या होगा। इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है। फिर है टॉपिक लिमिटेड है, सब ऐसी बात नहीं है कि टॉपिक बहुत ज़्यादा है। टॉपिक जो आपके हैं ना वो लिमिटेड है, उन्हीं टॉपिक को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़िए ताकि आपके अंदर एक एक वर्ड का जो है ना नॉलेज हो जाए। सीखना पक्के तौर पर अनुक्रमिक, अब आपको पता होना चाहिए कि अनुक्रमिक का क्या अर्थ है, पदानुक्रमित का, तभी आप जान पाएंगे सीखना क्या है, अनुक्रमिक है और पदानुक्रमित है, क्या है इनमें से कि दोनों है, तभी आप जान पाएंगे। क्वेश्चन पढ़ेंगे तभी पता चलेगा क्या पढ़ना है क्या नहीं। इसमें से देखिए सारा ऑप्शन के द्वारा पता चलता है। पोषण क्या है, अनुशासन क्या है, अनुवंशिकता, वातावरण के बारे में पढ़ना, लैंगिक पहचान पढ़ना, ये सब, वृद्धि एवं परिपक्वता पढ़ना, पियाजे वाइगोत्स्की क्या है। अगर ऐसे हर साल का आप कर लीजिए ना तो सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा PYQ के माध्यम से, टॉपिक वहीं से मिल जाएंगे मतलब। फिर देखिए मूल्यांकन को कितने डिटेल में पढ़ना है। मूल्यांकन के ये सब प्रकार हैं, रचनात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, मानक संदर्भित मूल्यांकन, मानक संदर्भित मूल्यांकन, ये सब पढ़ना है। अगर ये सब आप जानते ना कि मानदंड संदर्भित मूल्यांकन क्या है, तो आपको पता चलता है कि ये जो आगे है ये सही है इसके विषय में कि नहीं सही है, इसलिए ऐसे डिटेल में पढ़ना है। फिर देखिए है संवेदनशील अवधि, पर्यावरणीय कारक कौन कौन से आपको पता होना चाहिए, ये पढ़ते टाइम ये पढ़ाया जाना चाहिए। मतलब उत्पत्ति मूलक कारक क्या है, वंशानुगत कारक क्या है, मानव जाति कारक क्या है। जब ये सब चीज़ें आपको पता होंगी तो ऐसी चुटकियों में आंसर आप निकाल पाएंगे। इसमें जो वर्ड होते हैं कि ये वर्ड यूज़ किए जाते हैं ना, उनके बहुत बड़े मीनिंग होते हैं, बस वो छोटे से वर्ड होते हैं। लेव वाइगोत्स्की पढ़ना है, पियाजे भी पढ़ना है, कोहलबर्ग भी पढ़ना है, और थॉर्नडाइक वगैरह जो हैं उनको भी देख लीजिए। एक देखिए भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, ये से जो है ये सब भी पढ़ना है। आपको पता होना चाहिए भाषा से रिलेटेड किसने दिया है थॉट्स। फिर है समावेशी कक्षा, ये तो आपको अभी मैं बताई थी, सिलेबस में 5 नंबर का आता है। समावेशी के बारे में बिल्कुल डिटेल में, प्रगतिशील के बारे में डिटेल में पढ़ना है। फिर देखिए ऐसा नहीं कोई रट के इसको पास कर सकता है, रट के बिल्कुल नहीं पास करेगा। जब आपको पता होगा रचनात्मक तरीका क्या है तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। देखिए शिक्षकों को बच्चों को बहुत सारे अवसर देने चाहिए, उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों पर चर्चा करनी चाहिए। बच्चों में गलत अवधारणाओं से निपटने का एक रचनात्मक तरीका विपरीत उदाहरण देना है। इस टाइप के हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए कि बच्चों के अंदर जो गलत धारणाएं होती हैं, ये टीचर जब आपको पढ़ाएगा तो बताएगा कि जो बच्चों के अंदर गलत धारणाएं होती हैं उनको किन किन माध्यमों से दूर किया जा सकता है। तो उसमें अगर बताएगा कि रचनात्मक तरीका भी एक है, रचनात्मक तरीका एक ये है कि उसके अपोजिट एग्जाम्पल दे दो, कोई थॉट वो बनाया है तो उस टाइम अगर टीचर आपको पढ़ाएगा कि ये विधि भी है तो आप तुरंत इसको लगा के आएंगे हाँ कारण ये सही है कथन का। फिर देखिए भावनाओं, व्यक्तिगत सामाजिक संदर्भों में परिवर्तन में स्थिरता किस विकास में शामिल है। अब आपको यहाँ से क्या पता होना चाहिए, मैं बता रही हूँ कि PYQ पढ़ने का तरीका क्या होता है। अभी देखिए भावात्मक, अब यहाँ से आपको पता है कि भावात्मक विकास क्या होता है ये आप जानिए, संज्ञानात्मक विकास क्या होता है ये आप जानिए, व्यक्तित्व का विकास क्या होता है ये आप जानिए, मनोसामाजिक विकास क्या होता है ये आप जानिए। ऐसे पढ़ा जाता है। ये हेडिंग है एक प्रकार से, इसके बारे में आपको पढ़ना है। देखिए जीन पियाजे पूछ लिया गया, जीन पियाजे की एकदम अच्छे से पढ़ डाले। ये नहीं पूछा गया जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्था दिया है, ये कभी नहीं पूछा जाता। आप उनके बारे में जो डिटेल में उन्होंने जो थॉट्स बताया है वो सब चीज़ें पूछी जाती हैं। व्यवहार को दंड एवं पुरस्कारों के माध्यम से अनुकूलित किया जाना चाहिए, मतलब डिटेल नॉलेज बिल्कुल होना चाहिए। चलिए देखिए लॉरेंस कोहलबर्ग भी पूछ लिया, नैतिक विकास का सिद्धांत। देखिए इसके बारे में एक जो नैतिक विकास के 6 वर्ग मतलब 3 स्टेजेस दिए हैं, फिर उसमें दो करके दिए हैं ना, टोटल 6। उसमें जो एक एक वर्ड यूज़ किया गया ना उसका अर्थ पता होना चाहिए, बिना उस ऐसे पता हुए आप आंसर नहीं दे पाएंगे। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्क से किस प्रकार भिन्न है, इसमें पढ़ाया जाएगा तो बताया जाएगा बच्चों में बच्चे जो होते हैं, चाइल्ड जो होते हैं, और वयस्क जो होते हैं इन दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या होता है, इनके सोचने में, इनके समझने में, इनके विकास में क्या क्या डिफरेंसेस होता है, तो उसमें ये आंसर इंक्लूड होगा इसका। फिर उसी टाइम बताया जाएगा कि जीन पियाजे ने क्या बोला कि किस प्रकार से भिन्न होते हैं। ऐसा नहीं जीन पियाजे के अलावा और नहीं डिफरेंसेस बताया जाएगा, और भी साइंटिस्ट हैं जो बोले हैं बच्चे और वयस्क किस प्रकार अलग होते हैं, इसलिए इनका नाम लिया गया है। तो उस टाइम पे ये बताया जाएगा कि हाँ ये लोग किस प्रकार से डिफरेंस हैं, इनमें क्या डिफरेंस हो सकता है। जीन पियाजे पूछा है, आगे कुछ और पूछे।
फिर देखिए ये जो पूछा नहीं जाता है पैटर्न वैकल, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्फेजिया, डिसकैलकुलिया, ये सब पढ़ाया जाएगा। ठीक, आगे चलिए। व्यक्तिगत विभिन्नता, इसके बारे में कोई ऐसा मतलब साल नहीं होता है जब क्वेश्चन ना पूछा जाए। जो टॉपिक है ना आपके बिल्कुल चेंज नहीं हो रहे हैं, उसी पैटर्न पे क्वेश्चन चल रहा है 2022 से। टॉपिक वही है, बस पढ़ने का तरीका चेंज करिए, डिटेल में बिल्कुल पढ़िए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना वो डिटेल में पूछे जा रहे हैं बस, और कोई डिफरेंस और कोई मतलब अंतर नहीं है पेपर में। देखिए लेओ वाइगोत्स्की से क्वेश्चन आ गया, और आप देख रहे होंगे फैक्चुअल चीज़ें नहीं पूछी जा रही हैं, लेकिन उसमें जैसे ये होता नहीं है, एक एक टॉपिक है, मान लीजिए मनोसामाजिक विकास है, मनोसामाजिक विकास। अब ये है तो छोटा शब्द है, लेकिन इसके बारे में जब आप पढ़ाने जाएंगे ना, तो इसके बारे में पढ़ाने जाएंगे 2-3 पेज लग जाएगा। है तो छोटा शब्द, लेकिन ऐसे क्वेश्चन बनता है। निम्नलिखित में से क्या दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कक्षा में भागीदारी लेने में, अब दृष्टिबाधित जो छात्र हैं, मान लीजिए जो छात्र सुन नहीं सकते, जो चल नहीं सकते, इनके लिए क्या क्या स्कीम्स हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ें उपस्थित होनी चाहिए क्लास में, ये सब पढ़ाया जाएगा। ठीक है, महारत हासिल, अब अगर आप भी अपने आप से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं ना बुक से, तो यही सब चीज़ें ढूंढिए, एक एक वर्ड की मीनिंग सहित पढ़िए। ये नहीं ऐसे आप पढ़ते चले गए हाँ महारत हासिल करने के लिए, अब उसमें कोई वर्ड यूज़ हो गया वृद्धिशील दृष्टिकोण, तो आप ऐसे पढ़ते चले गए, लेकिन उस जानिए कि वृद्धिशील दृष्टिकोण है क्या, ऐसे पढ़ना है। फिर चलिए देखते हैं, आप एक शिक्षक हैं, अपने छात्रों को परासंज्ञानात्मक कौशल, अब आपको पता होना चाहिए परासंज्ञानात्मक कौशल क्या है। जब आप ये जानेंगे फिर इसका आंसर जानेंगे। ये देखिए यही सब है। एशियाई संस्कृतियों में सामाजिक सद्भावना पर जोर देते हैं। क्रोध को अभिव्यक्ति को हतोत्साहित किया जाता है और शर्म को प्रोत्साहित किया जाता है। भावनाएं, अब भावनाओं से जो क्वेश्चन अभी दिया नहीं था, अनुभूति, आपके चैप्टर में उसमें है सिलेबस में, अनुभूति एवं भावना, उससे क्वेश्चन बना है ये। छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होगी। अब जो क्लास में प्रतिक्रिया होते हैं वो सारे एक्टिविटीज़ जो भी होते हैं वो सारे बताए जाएंगे, उसमें से आपको कंपैरिजन करना हो। जब सबके बारे में आपको नॉलेज होगा तभी तो आप कंपैरिजन कर पाएंगे कौन सा अच्छा कौन सा नहीं। रचनावादी शिक्षण, जो शिक्षण के प्रकार, टीचिंग के जो प्रकार होते हैं, मेथड्स होते हैं, वो सबको जानना है। यहाँ पे देखिए रचनावादी पूछा गया है। फिर है विश्लेषणात्मक चिंतन। अब आपको पता होना चाहिए कि विश्लेषणात्मक चिंतन क्या है आपके एग्ज़ाम तक, तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे। किस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल है। अब इसमें आपको रटकर सीखना क्या है, पारस्परिक शिक्षण क्या है, अनुबंधन अधिगम क्या है, व्याख्यान अधिगम क्या है, ये चारों के बारे में जानते रहेंगे तब तो इसका आंसर देंगे कि दूसरों से सीखना क्या है, पारस्परिक शिक्षण। स्वलीनता के संदर्भ में, अब इसमें जानना चाहिए कि स्वलीनता क्या है, फिर इसका आंसर निकलेगा। देखिए यही होता है, ये जेंडर हो गया। आपको पता ही होगा कि जो जेंडर से रिलेटेड 2 चीज़ें होती हैं, एक रूढ़िवादिता वाला होता है, एक रूढ़िवादी वाला होता है, और एक और होता है, अभी नहीं दिमाग में आ रहा है मेरे, एक ये 2 चीज़ें होती है जेंडर से, ये क्वेश्चन बनता ही है। स्टीरियोटाइप एक होता है, एक दिमाग में नहीं आ रहा है, पढ़ाते टाइम बताऊँगी। और देखिए पक्षपात, हाँ एक रूढ़िवादी होता है, एक पक्षपात होता है, जेंडर पक्षपात जिसे बोलते हैं। इन दोनों में से एक से क्वेश्चन बनता है, किसी साल जेंडर पक्षपात से बनेगा, किसी साल रूढ़िवादिता से। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन, अब पता होना चाहिए कि जो समालोचनात्मक चिंतन है मतलब क्रिटिकल थिंकिंग है, इस क्या होता है, इसमें कैसे बच्चे फील करते हैं, टीचर क्या रिएक्ट करते हैं, ये सब चीज़ें पता होंगी, फिर इसका आंसर आप दे पाएंगे। तो मैं बस एग्जाम्पल के तौर पे बता रही थी कि कैसे पढ़ना है। अगर आप PYQ उठा रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो आपको PYQ के माध्यम से उस किताब से छांट के कैसे पढ़ना है, या फिर टीचर्स जो हैं वो पढ़ा रहे हैं तो उनको ध्यान देना चाहिए कि जो बेफालतू की चीज़ें हैं वो ना पढ़ा के काम की चीज़ें पढ़ाएं, ताकि जो बच्चे का टाइम है वो यूटिलाइज हो, अच्छी जगह लगे और वो पास हो पाए एग्ज़ाम में। मैं बिल्कुल ध्यान दे के पढ़ाऊँगी, आप सभी बने रहिएगा। अगर आप यहाँ इस चैनल से पढ़ाई करते हैं तो 15 डेज़ पहले, आपके एग्ज़ाम के 15 डेज़ पहले ही मैं क्या करूँगी, आपका जो कोर्स होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। इस 15 दिन में बिल्कुल PYQ ही चलेगा, और जब मैं PYQ पढ़ाऊँगी तो इसमें जो एक एक वर्ड अभी मैं बता रही थी ना कि ये चीज़ पता होनी चाहिए, ये चीज़, तब तक मैं पढ़ा चुकी रहूँगी, सब कुछ आपको ऑलरेडी आता रहेगा, और मैं पढ़ाते टाइम बताऊँगी भी कि ये चीज़ें क्या है। तो मान लीजिए उस टाइम पर कोई अगर नया भी जुड़ता है तो भी उसके पास होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही आप पढ़ाई करते रहिए, ठीक है।
बाकी मैं कल से फर्स्ट क्लास लेके आऊँगी। और ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जान ही रहे हैं आप, केवल मेहनत से, अगर कोई बोले ना केवल हार्ड वर्क से एग्ज़ाम निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हार्ड वर्क आप किस दिशा में कर रहे हैं उसको मतलब होता नहीं। हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसे स्मार्ट तरीके से करना होगा। केवल हार्ड वर्क से नहीं एग्ज़ाम निकलता है। हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क जो होता है, वो दोनों जब ऐड होगा तभी एग्ज़ाम पास हो पाएंगे आप। तभी देखिए बहुत बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ते रहते हैं, फिर भी 2 साल 3 साल ऐसे फेल होते रहते हैं। और कुछ स्टूडेंट होते हैं, आते हैं 2-3 महीने में पढ़ते हैं और निकल जाते हैं। और आप विश्वास मानिए, मैं चारों पेपर का जो फॉर्म है वो मैं एक साथ भर दी थी, यूपी टेट और सेटेट दोनों, 2021 में जब आया हुआ था। मेरा 4 का चारों एग्ज़ाम, जबकि मैं जूनियर के लिए बिल्कुल पढ़ाई नहीं की थी, क्योंकि आपको पता होगा कि जूनियर में वैकेंसी नहीं आती थी पहले। अब जब बीएड जो है बाहर निकल गया तो जूनियर की वैकेंसी आने लगी अदर स्टेट में, लेकिन पहले नहीं आती थी। पहले जो प्राइमरी की वैकेंसी होती है वही आती थी। तो मैं जूनियर के लिए मैं फॉर्म अप्लाई की, मतलब बस ऐसे इसलिए कर दी थी कि चलिए जूनियर का भी सब लोग डालते हैं तो मैं भी डाल दूँ। लेकिन पढ़ी मैं बिल्कुल नहीं थी जूनियर का। फिर भी मैं जूनियर वाला और ये जो प्राइमरी वाला है, अच्छे नंबरों से 100+ मार्क्स से मैं पास हो गई 4 के चारों पेपर, जबकि एक ही साल में पहली बार मैं डाली थी। मेरा कोर्स भी कंप्लीट नहीं हुआ था। इसलिए आप भी अगर पढ़ाई, हार्ड वर्क तो करना ही है, प्लस स्मार्ट वर्क जो होता है वो भी करना है। हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये सबसे पहले पढ़ाई स्टार्ट करने जा रहे हैं आप, इससे पहले ही आप ध्यान दीजिए क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, तब उसको पढ़ाई करिए। क्योंकि कितना भी नहीं तो टाइम दे देंगे वो वेस्ट जाएगा। ओके, अगर पसंद आए लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल से क्लासें स्टार्ट होंगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।